आज मैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान विलियम का आंकिक प्रश्न लेके आया हूँ। आंकिक प्रश्न से पढ़े दो परिभाषा बताना मैं भूल गया था, परासरण तथा विसरण। परासरण तथा विसरण किसे कहते हैं? देखिए, परासरण का मतलब होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। जैसे आपने देखा होगा, आपने किशमिश को देखा होगा, किशमिश को हम पानी में डाल के रात भर के लिए छोड़ देते हैं, रात भर या कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि किशमिश फूल के बड़ा हो जाता है। फूल के क्या होता है? उसकी साइज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। क्या कारण है कि उसकी साइज बड़ी? क्या कारण है कि उसकी साइज बड़ी हो जाती है? या फिर अंगूर को खूब सीरा एकदम गाढ़ा सीरा हो, सीरे में डाल दीजिए, आप देखेंगे कि वो क्या होता है? एकदम सिकुड़ जाता है। सीरा गाढ़ा हो अगर उसमें आप डाल दें तो सिकुड़ के क्या होता है? छोटा हो जाता है। क्या कारण है कि मोनक्के को पानी में डालने के बाद, किशमिश को पानी में डालने के बाद किशमिश फूल के बड़ा हो जाता है? और क्या कारण है कि अंगूर के फल को गाढ़े सीरे में डालने के बाद वो क्या होता है? एकदम चिपक जाता है या सिकुड़ जाता है। क्या कारण? इसका मुख्य कारण है परासरण तथा विसरण। किशमिश फूल के बड़ा हो गया, इसका कारण परासरण है। क्या नाम से कि किशमिश और अंगूर सिकुड़ गया, उसका कारण क्या? विसरण। आपने देखा होगा, अगरबत्ती आप जला के एक जगह छोड़ देते हैं तो अगरबत्ती की सुगंध चारों कमरे में फैल जाती है। क्या कारण? इसका कारण क्या कारण है कि मैं तो एक ही जगह जलाया तो ये धीरे धीरे ये पूरे कमरे में फैली। क्या कारण? इसका कारण क्या? विसरण। आपने मोर्टिन को जलाया होगा, मच्छर भगाने का जो कॉइल आती है उसको जला के देखा होगा कि आप एक जलाते हैं और उसका धुआं चारों ओर कमरे में फैल जाता है। क्या? सुगंध चारों कमरे में फैल जाती है, चारों कमरे में फैल जाती है। क्या कारण है? इसका कारण क्या है? मुख्य कारण विसरण है। इसका यानी विलायक के अणु, परासरण के बारे में परिभाषा सुनिए। विलायक के अणुओं की कम सांद्रता, यानी अब देखिए पानी क्या है? उसकी सांद्रता कम है, वो मीठा है ही नहीं। धीरे धीरे रिस के वो क्या हुआ? किशमिश में भर गया और किशमिश फूल के क्या हो गई? बड़ी हो गई। किशमिश फूल के क्या हो गई? बड़ी हो गई। और गाढ़े सीरे में जब अंगूर को डाले तो अंगूर की सांद्रता क्या होगी? कम होगी और सीरे की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अंगूर के अंदर की जो पानी होगा धीरे धीरे रिस के उसके मार्ग से निकल के सीधे में मिल जाता है। इसलिए अंगूर क्या होता है? सिकुड़ के क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो अब परासरण के बारे में वही चीज है, परासरण का ही मुख्य कारण है। तो परासरण के बारे में देखिए परिभाषा क्या होगी? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, यानी कम सांद्रता का विलयन से जब अधिक सांद्रता की ओर जाएगा तो क्या? परासरण। यानी विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिससे विलेय तथा विलायक को क्या किया जाता? अलग रखा जाता है। विलेय तथा विलायक को क्या रखा जाता? अलग रखा जाता है अर्धपारगम झिल्ली से। ठीक है। विलायक की परिभाषा एक बार परिभाषा बताने जा रहा हूं। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से स्वप्रवाह परासरण कहलाता है। क्लियर हो? इतनी बात क्लियर। विसरण के बारे में ही बताया, अगरबत्ती को जलाने के बाद, कॉइल जलाने के बाद। तो विसरण की परिभाषा हो जाएगी विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के मिलाए जाने पर विलेय तथा विलायक की यह प्रवृत्ति जिसके कारण विलयन की सांद्रता समान हो जाए, विसरण कहलाता है। बात क्लियर? इसकी अब देखिए आगे हम लोग अंकित प्रश्न लगाने जा रहे हैं। इसी के ऊपर तमाम सारे सवाल है। आर्जेनिक, अगले देखिए सवाल है। आर्जेनिक अम्ल का 0.1 नॉर्मलता विलयन बनाने के लिए 250 ml, कितने ml? 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? तो अब देखिए विलेय की मात्रा W बराबर, मात्रा हमको निकालनी है। मात्रा W बराबर होता है
ई गुणे एन गुणे भी बटा क्या होता है 100 बटा 1000 बटा 1000 मैं जहां लिख दे रहा हूं जहां ई बराबर तुल्यांकी भाग एन बराबर नॉर्मलता और भी बराबर आयतन। ये चीज हो गई सारी चीज। एक बार बता दे रहा हूं ई का मतलब तुल्यांकी भाग, एन मतलब नॉर्मलता, भी बराबर आयतन। तो सब कुछ दिया है। विलय की मात्रा पूछ रहे हैं कितने ग्राम घोलेंगे, वैल्यू रखते जाइए। देखिए आर्जेनिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है, आर्जेनिक अम्ल का तुल्यांकी भार, आर्जेनिक तुल्यांकी भार कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। निकालने के लिए आर्जेनिक अम्ल का तुल्यांकी, या फिर मैंने एक वीडियो इस पर बनाया तुल्यांकी भार, आप जाके उस पर भी देख सकते हैं। आर्जेनिक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर कितना होता है 300। तो सब कुछ दिया है, वैल्यू रख दीजिए। W बराबर हो जाएगा ई का मान कितना 63, नॉर्मलता दिया है 0.1, आयतन दिया है 250 बटा कितना हो जाएगा 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 चौक को 100। W बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे लगभग W बराबर हो जाएगा कितना 1.575, भाग मानेंगे गुणा कर देंगे, गुणा करके देख लीजिएगा 575 कितने ग्राम होगा W बराबर 1.575 ग्राम। यही होगा सूत्र, यही है आपके सामने। विलेय का अनुभार, विलेय का ग्राम यानी विलेय की मात्रा निकालने के लिए यही W बराबर EN भी, ई गुणे एन गुणे भी, जहाँ ई बराबर तुल्यांकी भार, एन बराबर नॉर्मलता, भी बराबर आयतन और W बराबर जानते हैं विलेय की मात्रा, इस मान W बराबर हम लोग जानते हैं। देखिए सवाल है जल का अपेक्षित घनत्व 1 मानते हुए, जल का अपेक्षित घनत्व 1 मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, 1 लीटर मोलरता की परिभाषा 1 लीटर विलय में उपस्थित, 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है, विलायक की मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर विलय में उपस्थित, अब देखिए परिभाषा के अनुसार जल है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन होगा कि 1 ग्राम अणु 1 ग्राम अणु या मोल 1 ग्राम अणु H2O का भार, भार होता है 18 ग्राम, ठीक है। इसलिए 1 लीटर शुद्ध जल का 1 लीटर शुद्ध जल का भार बराबर कितना होगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो क्या होगा H2O की मोलरता, H2O की मोलरता बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। भार कितना है 1 लीटर 1000, अणुभार कितना 18 भाग मारेंगे तो 2 9 18, 2 5 10, 500 भाग मारेंगे लगभग आ जाएगा कितना 9 5 45, 9 5 45, 55.55 यही होगा एक जल का अपेक्षित घनत्व 1 मानते हुए जल का और शुद्ध जल का भार, यही होगा। देखिए एक सवाल दिया है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को
ग्राम 100 ग्राम जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलियन में घेरा गया है, तो विलियन में पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाव क्या है? देखिए KCl क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक है। तो हम इसके पहले मोल और प्रभाव की परिभाषा जब पता सभी सूत्र बता चुके थे। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव, विलेय मोल प्रभाव को यन कहते हैं, और विलायक के मोल प्रभाव को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाव होता है कि विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या प्लस विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तो अलग अलग पहले निकाल ले, पहले हम लोग निकाले। अब देखिए यही तो सूत्र होता है। अब निकालने के लिए हमको क्या, विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। भार कितना है? देखिए KCl का अनुभार, KCl का अनुभार होगा, KCl का अनुभार बराबर कितना होगा? KCl का अनुभार होगा, KCl का अनुभार होगा, K का होता है कितना? ये हो जाएगा लगभग 74.5। ये होगा KCl का अनुभार। तो हम रख दे भार दिया है 7.45 बटे हो जाएगा 74.5, 74.5। तो लगभग आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लगभग आएगा कितना? 1/10 यानी 0. ये आ जाएगा 0.1। ये आ जाएगा किसका? इसका आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग निकाल लेते हैं विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार, विलायक का मोल ग्राम अणु, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या बराबर विलायक के ग्राम अणु संख्या। भार कितना दिया इसका? भार बटे अनुभार, भार कितना दिया? 100, और जल का अनुभार होता है 18। तो काटिए 9, 2 9 18 और 2 5 10 यानी 50/9। ये आएगा लगभग 9 बचे 45, 5.5, 5.5 वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए क्या निकालेंगे? विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा। देखिए क्या, देखिए यही होता है n/n प्लस कैपिटल M। n कितना है? 0.1 बटे 0.1 प्लस 5.5। तो लगभग आ गया कितना? यह कितना? 0.1 बटे कितना है? 5.6। यानी ये वैल्यू आ गई कितना? ये वैल्यू आई 1/56। 1/56 हम भाग मार देंगे, 1/56 आएगी। हम भाग मारेंगे कितना आएगा? 0.0178, 0.0178। यही होगा विलेय का मोल प्रभाव, यही होगा 0.0178। यही होगा विलेय का मोल प्रभाव। देखिए अगली सवाल दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर 8% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए।
यूरिया का अनुभार देखिए, यूरिया का अनुभार दे दिया 60, यूरिया का अनुभार कितना दिया 60, और ये भी दे दिया है पूरा, ये दे दिया यहाँ तक। और यस बराबर क्या है, ये विलियन स्थिरांक है, विलियन स्थिरांक, और इसकी यस यानी विलियन स्थिरांक का वैल्यू क्या है 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। यही चूंकि हम लोग सूत्र जानते हैं, चूंकि हम लोग दाब बराबर होता है क्या है, दाब बराबर होता है मोलरता गुणे विलियन स्थिरांक गुणे ताप, यही होता है। जहाँ सी बराबर मोलरता, टी बराबर ताप और पी बराबर क्या है दाब। ठीक है, ये बारी बारी चीजें की है। देखिए 100 मिली बिलियन में 100 मिली बिलियन में 100 मिलीलीटर बिलियन में यूरिया की मात्रा 100 मिली। अब देखिए सवाल को हल करने जा रहे हैं। 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में यूरिया की मात्रा, यहाँ पे 8% दिया, इसका मतलब क्या होगा 8 ग्राम। कितना ग्राम 8 ग्राम, 8% का मतलब हो गया 8 ग्राम। क्लियर है, 8% का मतलब क्या समझेंगे आप 8 ग्राम। 100 ml बिलियन में यूरिया की मात्रा बराबर 8 ग्राम। अब देखिए इसलिए ये तो था, इसलिए 1000 ml बिलियन में यूरिया की मात्रा बराबर देखिए 100 में था तो एक जीरो बढ़ गया है, 1000 हुआ तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम हो गया 80 ग्राम। अब देखिए क्या मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर हम लोग जानते हैं, हमको निकालना है कितना 1000 पे निकालना है, कितने पे 1000 पे निकालना है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, पहले मोलरता बराबर निकाल ले, मोलरता सी बराबर क्या, सी बराबर क्या होता है भार बटे अनुपात, भार बटे अनुपात। भार हो गया 80, अनुभार कितना हो गया 60, 80 और 60 हो गया, 80 और 60 काट दिए, 0 0 कट गया, 2 3 6 2 4 8 यानी 4/3 भाग मारेंगे लगभग आ जाएगा 1.33, 1.33 ये आ गया, ये गई मोलरता। सी का मान पता है, चूंकि हम लोग जानते हैं टी बराबर होता है क्या सी प्लस 273, तो जोड़ दीजिए। सी का मान कितना दिया, सी का मान दिया 27 डिग्री प्लस 273 जोड़िए तो आ जाएगा लगभग 300 कैलोरी हो गया, 300 कैलोरी हो गया। तो अब सारी चीज हमको पता है, सूत्र में आप रख दीजिए। सूत्र हम लोग जानते हैं कि सूत्र यही होता है P बराबर C गुणे यस गुणे C गुणे यस गुणे, यहाँ पे लगा देगा से गुणे रहेगा, C गुणे यस गुणे T। क्या सूत्र था आप रख दीजिए, आप रख दीजिए C का मान 1.33 गुणे इसकी वैल्यू आई है 0.0821 और T का मान दे दिया 300। सबका गुणा कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा लगभग कितना 32.76 32.76 वायुमंडल। यही वैल्यू आएगा। सूत्र हमारा ये है P बराबर C गुणे P। सारी चीज लिखने के बाद हम हल कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया हिंट के लिए, ये इतनी चीज है। देखिए सवाल है, एक पदार्थ के 0.5 ग्राम को 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यदि विलियन 80.175 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक
शुद्ध व्यंजन का क्वथनांक यदि शुद्ध व्यंजन का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस यदि व्यंजन का अणु स्थिरांक 25.7 हो तो विलेय का अणुभार क्या है? पहले जो दिया उसको लिख दिया जाए। देखिए स्मॉल w दिया है, विलेय की मात्रा दिया है कितना 0.5 ग्राम। ये विलेय की मात्रा है, ये विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा। अब देखिए विलेय की मात्रा, अब देखिए विलायक की मात्रा दिया है, कैपिटल W दिया है कितना 42 ग्राम, और T1 दिया है, T1 कितना दिया है, T1 दिया है 80.175 डिग्री सेल्सियस। T2 दिया है कितना 80 डिग्री सेल्सियस, और K दिया है कितना, K दिया है 25.7। अब इधर हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा T। डेल्टा T बराबर होता है T1 माइनस T2, तो ये कितना हो गया 80.175 माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 0.175 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग सूत्र जानते हैं क्या कि अनुभार m बराबर विलेय का अनुभार m बराबर होता है 100 गुणे KW बटे डेल्टा T गुणे कैपिटल W। ये होता है 100 बराबर K की वैल्यू दिया है, K कितना दिया है 25.7, और स्मॉल W दिया है 0.5 बटे डेल्टा T हो गया 0.175, और W हो गया, W दे दिया कितना, W दिया 42, कितने ग्राम 42 हो गया 42 ग्राम। गुणा करेंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा 1285। इसकी वैल्यू आएगी 1285 बटे वैल्यू आएगा इसका 7.35। इस सब का भाग मारेंगे तो लगभग आएगा 174.8, 174.83। और जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, अनुभाग तुल्यांकी भाग संयोजकता परमाणु भाग के मात्रक नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अनुभाग तुल्यांकी भाग संयोजकता और परमाणु भाग का कोई मात्रक नहीं होता। सवाल यही थी कि सबकी वैल्यू रखें और वैल्यू आगे बस।